गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। रिकॉल करते हैं थोड़ा सा पहले, अभी के पहले पढ़ा क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है जानना। क्या क्या पढ़े आप लोग बताइए आज। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड। उसमें दो चीज हम लोगों को पढ़ना, हमारे सिलेबस में दो चीज हैं। कौन कौन से? जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? इसके आगे हम लोग क्या पढ़े? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग जान लिए, समझ लिए। इसके बाद हम लोग कहां मूव किए? जीएसटी। जीएसटी है क्या? जीएसटी से क्या समझ में आता है? ओरिजिन ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ओरिजिन ऑफ जीएसटी। टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज जीएसटी। बहुत डिटेल वे में नहीं है, 2 से 3 लेक्चर और चाहिए, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा। पहला मॉड्यूल जो है आपका, 3 मॉड्यूल है ना टोटल। मॉड्यूल सेट जो आपने देखा होगा, बुक देखे हैं आप लोग? हाँ सर। कितने सेट हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं? 3 है ना, 4, 5, 6, हाँ या ना? तो फोर्थ हमारा 2 से 3 लेक्चर और चाहिए और वो खत्म हो जाएगा। फोर्थ जो मॉड्यूल है वो खत्म हो जाएगा, हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। 3 लेक्चर और, मैक्सिमम 3। क्लियर है? तो थोड़ा पेशेंस रखकर सुन लेते हैं। सुनने में क्या जाता है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है और जीएसटी के बारे में डिटेल वे में और जानकारी लेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? पहला ही क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज जीएसटी। क्लियर? यस सर। पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? अच्छा आप बताइए, व्हाट इज जीएसटी में आप बताओ क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेरी गुड। हाँ, इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ या ना? क्या है ये? एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, उसमें एक जीएसटी भी है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पहले के एक्ट में जो भी टैक्सेस के बारे में प्रोविजंस थे, इसको चेंज कर दिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले था कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी आने के बाद कंसेप्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। हाँ या ना? समझ में आ पाया था कैसे? मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कैसे, हाउ। तो आपको याद होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, हाँ या ना? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आज जानेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। क्लियर? तो आर यू ऑलरेडी? क्या है इसका आंसर? व्हाट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? तो देखिए लिखा है, हाँ इसमें लिखा है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब समझिए थोड़ा सा, डेस्टिनेशन बेस्ड है, थोड़ा सा क्लियर होना है इसमें। सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कंज्यूमर से ही लिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय कंज्यूमर्स। हाँ या ना? बोलिए कैसे सर? तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, मतलब नाम ही है इनडायरेक्ट टैक्स, नाम ही है इनडायरेक्ट टैक्स। तो उस पे डायरेक्ट ना कलेक्ट करके क्या करेंगे? इनडायरेक्टली, मतलब पहले मैं आपके बदले पैसा पे कर दूंगा और बाद में मैं आपसे जाकर पैसा वसूल लूंगा कि चलो निकालो, आपके बदले मैंने पहले ही पैसा पे कर दिया है। तो आपसे मैं लास्ट में आपसे अल्टीमेट पेयर कौन हुआ? कस्टमर्स, यानी आप लोग हो गए। हाँ या ना? तो अल्टीमेट, तो सारे के सारे जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं
वो कंज्यूमर्स टैक्स है, ये समझ में आ गया था, कंजम्पशन टैक्स, हाँ या ना। लेकिन जीएसटी क्या है? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। सर समझ में नहीं आया, कंजम्पशन बेस्ड सॉरी, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स नहीं समझ में आ पाया। थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझेंगे, जरा सा देखिए। एक बात आपको पता है कि पहले जब जीएसटी नहीं आया था तो टैक्सेशन कैसे काम करती थी, पता है क्या? अलग अलग टैक्सेस, हाँ, अलग अलग टैक्सेस वसूला जाता था, किससे? एग्जाम्पल देखिए, गुड्स अगर बात की जाए गुड्स की, तो प्रायर जीएसटी, जीएसटी से पहले अगर गुड्स की बात की जाएगी तो गुड्स पर क्या वसूला जाता था? टैक्स। कौन सा टैक्स? वैट और सीएसटी। सीएसटी का मतलब, सीएसटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कौन बताएगा सीएसटी का? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। आइए यहां देखते हैं, वैट वसूला जाता था पहले, प्रायर जीएसटी, जीएसटी आया नहीं था उस समय, जीएसटी आया नहीं था उस समय, क्या होता था? वैट लिया जाता था। ध्यान से समझिएगा, वैट कौन लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट कब होता था? प्रायर जीएसटी में कब? इंट्रा स्टेट के टाइम में या इंटर स्टेट के टाइम में? देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स वाज कलेक्टेड इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट, जो है ना, वो कौन कलेक्ट करती थी? स्टेट गवर्नमेंट। इंट्रा स्टेट में कौन कलेक्ट करती थी? स्टेट गवर्नमेंट। और सीएसटी जो कलेक्ट किया जाता था वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नाम ही क्लियर है ना, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर है? समझ में आ पा रहा है? तो इंट्रा स्टेट में वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सीएसटी जो है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? अब अच्छा देखिए, यहां वैट में इंट्रा स्टेट की बात की जाएगी तो रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सीएसटी वाज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों अलग अलग टैक्स। जीएसटी आने से क्या हो गया? सब कलेक्टिवली किससे ये कलेक्ट किया जाने लग गया? कंज्यूमर्स से। और उसके नाम बदल गए, उसके नाम बदल गए। इंटर स्टेट में कौन से जीएसटी कलेक्ट किए जाते हैं? सॉरी, इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट में जीएसटी में कौन कौन से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं? मैंने बताया है आपको, सीजीएसटी और इंटर स्टेट में आईजीएसटी। इंटर स्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट्स के बीच की बात की जाए तो उस समय कौन सा टैक्स वसूला जाता है? आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट के टाइम में कौन सा टैक्स वसूला जाता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड। देखिए यहां पर वही है, गुड्स की बात करें तो वैट और सीएसटी कलेक्ट किया जाता था। सीएसटी इंटर स्टेट के टाइम में और वैट जो है इंट्रा स्टेट के टाइम में। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? पहले पहले क्या होता था? मान लेते हैं इंटर स्टेट में कि गुड्स जो है बिहार से ट्रांसफर कहां कर रहे हैं हम लोग? एमपी, मध्य प्रदेश या कोई और स्टेट भी आप समझ लीजिए ना एग्जांपल से। पहले क्या होता था? प्रोड्यूसर कौन है यहां पर? बिहार गुड्स बेच रहा है किसको? मध्य प्रदेश को। पहले तो पहले टैक्स कौन कलेक्ट करता था? इनडायरेक्ट टैक्स
जो सप्लायर होता था, सप्लायर्स कलेक्ट करते थे। यानी कि कौन कलेक्ट करता था? पहले बिहार के, अगर बिहार प्रोड्यूसर है तो कौन कलेक्ट करता था? बिहार के गवर्नमेंट। बिहार की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूलती थी। इनडायरेक्ट टैक्स कौन वसूलती थी? बिहार की गवर्नमेंट। सप्लायर जो होते, सप्लायर स्टेट जो होता था वो टैक्स वसूलता था। जीएसटी आने के बाद कंजम्पशन टैक्स हो गया, तो ये वसूला किससे जाने लग गया? मतलब कौन वसूलने लग गया? कंज्यूमर स्टेट, जो कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जीएसटी आने के बाद जीएसटी किसको मिलता है? कंज्यूमर स्टेट को मिलता है। क्लियर नहीं हो पाया? मुझे पता है, मुझे पता है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अभी अच्छा चलो ठीक है, और नीचे आते हैं हम लोग, और आसान बनाते हैं बात। तो ये बिहार अगर सप्लायर है, अब सप्लायर किसको सप्लाई कर सकता है? एमपी में कौन हो सकता है? एमपी या तो कंज्यूमर स्टेट हो जाएगा या मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। हाँ या ना? मैं दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये चीज आप भी जानते हो। कौन कौन से तरह के गुड्स? या तो कंजम्पशन गुड्स या मैन्युफैक्चरर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। B2B, B2C कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं है? अगर मैं बिजनेस हूं और बिजनेसमैन को ही गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा बिजनेस? B2B। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन को ही गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैं कॉटन से थ्रेड बनाकर टेक्सटाइल कंपनीज को दे रहा हूं ताकि आप क्लॉथ बनाइए और क्लॉथ बनाकर दूसरे कंज्यूमर्स को बेचिए, तो वो भी क्या है? मैन्युफैक्चरर है, वो भी बनाएगा, सामान प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर है। और मैं अगर अपना सामान प्रोड्यूसर को ही बेच रहा हूं या फिर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? हमारे जो बिजनेस है वो कौन सा बिजनेस हो गया? B2B बिजनेस। हाँ या ना? B2B बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं और किसको गुड्स ट्रांसफर करते हैं? कस्टमर्स को। जैसे जैसे मान लो कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं कोई सामान, मैं क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा हूं और क्लॉथ प्रोड्यूस करने के बाद मैंने सामान किससे बेचा? कंज्यूमर्स को। मैंने किससे बेचा? कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो भी। मतलब अगर मैंने शर्ट बनाया और शर्ट बनाकर आप लोगों को बेच दिया कि हाँ भाई अच्छा शर्ट है, आप इसे यूज कीजिए, तो ये हो गया कस्टमर्स। तो ये कौन से टाइप का बिजनेस हो गया? B2C, क्योंकि मैं कस्टमर्स को दे रहा हूं। तो यहां पर कंज्यूमर स्टेट कौन हो सकता है? या तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है या कंज्यूमर्स, कुछ भी हो सकता है। बस यहां ध्यान कौन सा चीज देना है कि वो कंज्यूमर स्टेट है या सप्लायर स्टेट। क्लियर? तो जीएसटी आने से पहले टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स था, वो कौन वसूलता था? सप्लायर स्टेट। कौन वसूलता था? सप्लायर स्टेट। यानी कि अगर बिहार है, बिहार के लोग ज्यादातर क्या बेच सकते हैं बताओ? खेत बेच सकते हैं। किस चीज का खेती ज्यादा? किस चीज की खेती ज्यादा होती है? मान लेते हैं आलू या फिर सब्जी या फिर कुछ भी, हम लोग क्या है ना, धान की खेतियां ज्यादा होती है। तो हम लोग यहां से सप्लाई कर रहे हैं कोई भी गुड्स, कहां? दूसरे स्टेट को। एमपी में क्या होता है? शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। नहीं, वहां के सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल है, शुगर केन और कॉटन की खेती ज्यादा होती है, तो वो वहां से सप्लाई कर रहे हैं हमें क्या? कॉटन या फिर शुगर केन, ताकि हम लोग क्या कर सकें? उसी गुड्स को, उसी शुगर केन से हम लोग दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो जब हम लोग यहां से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, उस समय कलेक्ट करता था टैक्स कौन? जीएसटी आने से पहले सप्लायर स्टेट। कौन करता था? सप्लायर स्टेट। जीएसटी आया तो किससे कलेक्ट, कौन कलेक्ट करने लग गया? कंज्यूमर स्टेट, कंज्यूमिंग स्टेट। जो कंज्यूम करता था वो कलेक्ट करने लग गया। मतलब
कि जैसे अभी यहां पर प्रायर जीएसटी की बात हुई, जब जीएसटी आया आफ्टर कमिंग जीएसटी एक्ट, मान लेते हैं कि बिहार यहां पर सेम एग्जांपल, बिहार जो है मैन्युफैक्चरर है, ये कौन है मैन्युफैक्चरर, और कंज्यूमर कौन है एमपी। कौन कंज्यूम कर रहा है एमपी, मतलब मैंने गुड्स बेचा किसे एमपी के लोगों को, यानी कि स्टेट का नाम ले तो एमपी। एमपी जब सामान खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, हमसे मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, तो बाद में कौन से स्टेट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, एमपी या बिहार? मैंने अभी बताया जीएसटी कलेक्ट किया जाता है किससे, कंज्यूमिंग स्टेट कलेक्ट करेगा। तो कंज्यूमिंग स्टेट कौन है यहाँ पर, एमपी या बिहार? एमपी है ना, तो कौन कलेक्ट करेगा जीएसटी, एमपी। अब क्लियर हुआ? यहां पर इसीलिए कहा गया कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब क्लियर हो पाया? हाँ, जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा, जो कंज्यूम करेगा वही टैक्स कलेक्ट करेगा। अब बताओ इससे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? किसे प्रॉब्लम होगा ये बता दीजिए। प्रॉब्लम तो होगा, जैसे ही कोई चीज चेंज करते हैं ना, तो चेंज करते समय हमें प्रॉब्लम्स तो होती है। कोई भी चीज चेंज करेंगे, या मान लो कि हम लोग फ्लैट ही चेंज कर रहे हैं ना, अपना रूम चेंज कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो फेस करने होते हैं, क्वेश्चंस तो आते हैं बहुत सारे। जेंट्स के पास हो ना हो, जितने फीमेल मेंबर होंगे घर में, सभी को क्वेश्चन होगा कि वहां जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, वहां के लोग कैसे हैं, कैसा रूम है, सारी फैसिलिटीज है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो होती है। जब टैक्सेशन चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम्स तो होगी कि नहीं होगी? सर पहले वाला केस में हाँ, सप्लायर टू सप्लायर स्टेट होता है, उसमें टैक्स कौन देता है? जैसे पहले के स्टेट में, अगर पहले के कंडीशन में अगर बिहार कंज्यूमर प्रोड्यूसर सप्लायर स्टेट था, तो वो कलेक्ट करता था टैक्स। नहीं, वो भी अगर एमपी में भेज रहा है, हाँ, बिजनेस नहीं कर रहा है, हाँ, वो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए क्या हुआ, कंज्यूमर हो गया ना, क्योंकि हमने सामान सप्लाई किया है, तो कंज्यूम कौन कर रहा है, कस्टमर कौन है हमारे लिए, चाहे वो बिजनेसमैन होगा। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, नहीं पढ़े हो, सभी चीज को आप कलेक्ट कीजिए तब समझ पाइएगा, बुक से बाहर निकल के समझिए। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपने क्या देखा था कि आप दो तरह के ये लोगों के लिए, दो तरह के सेक्टर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सा दो सेक्टर था? नहीं, पुअर और रिच तो था ही। एक तो था आप या तो फैक्टर प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स के लिए देंगे, या नहीं तो पर्सनल प्रोडक्शन करेंगे, पर्सनल फंक्शन और फैक्टर्स। अब वहां पर फैक्टर्स की बात करेंगे तो चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, हाँ या ना? और दूसरा क्या था, आप जिसे दे रहे पर्सन। तो पर्सन दो तरह के हो सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर होगा या कंज्यूमर होगा। बात समझ में आ पा रही है? कंज्यूमर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, हम दो ही तरह के लोगों को दे पा रहे हैं ना। चलिए, आप, मैं समझ गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो एकदम सिंपल वे, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो बताओ? कोई भी चीज प्रोड्यूस करो, मास्क बनाया या मास्क नहीं छोड़ो और कुछ बनाओ, पेन बना रहे हो, सैनिटाइजर बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, आप किसे दे दोगे? दो तरह के लोगों को दे सकते हो। क्लॉथ बना रहे हो ना आप, चलो मान लेते हैं क्लॉथ बना रहे हो। क्लॉथ मतलब वो थान का कपड़ा हम लोग खरीद के काट के सिलवाते हैं ना, तो वो क्लॉथ के प्रोड्यूसर हो आप लोग, चलो मान लेते हैं। अब ये क्लॉथ के प्रोड्यूसर है आप,
तो आप अपने गुड्स किसे ट्रांसफर कर सकते हैं? या तो आप किसी टेक्सटाइल बिजनेस को दे दीजिएगा कि लो भाई, मैंने आपको क्लॉथ्स प्रोवाइड किया, अब इससे शर्ट बनाइए, शर्ट बनाकर कंज्यूमर्स को बेचिए, हाँ या ना? या तो आप उस तरह के बिजनेसमैन को बेचिएगा, या नहीं तो आप जानते हो कि दुकान में उस तरह का कपड़ा भी मिलता है जिसे आप जाते हो, खरीदते हो, भैया 2 मीटर कपड़ा दीजिएगा, और उस 2 मीटर कपड़े से आप क्या करते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग शर्ट या पैंट सिलवाते हो और उसे पहनते हो। तो डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेचा जा सकता है या मैन्युफैक्चरर को भी बेचा जा सकता है। आप कॉटन के प्रोड्यूसर हो, आप क्या कर सकते हो, कॉटन किसी टेक्सटाइल बिजनेस को दे सकते हो कि भाई इससे थ्रेड बनाइए, क्लॉथ बनाइए, क्लॉथ बनाकर दूसरे को बेचिए, या नहीं तो आप सीधे हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर कर सकते हो, या ये कंज्यूम कीजिए, सीधा डायरेक्ट कंज्यूम कीजिए। कॉटन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स को मैंने इसलिए लिया कि हॉस्पिटल्स में अगर कुछ कट हो गया, उससे साफ करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉटन यूज करते हैं कि नहीं? तो उस समय हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर बन गए कि नहीं बन गए? और अगर कॉटन से हम लोग थ्रेड बनाए, थ्रेड से क्लॉथ बनाए, क्लॉथ को बेचें, तो उस समय हम लोग मैन्युफैक्चरर रहे कि नहीं रहे? तो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी आप बेच सकते हैं और मैन्युफैक्चरर को भी बेच सकते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोनों ही कंडीशन में जो सप्लायर है उसके लिए सामने वाला पार्टी क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ ना। क्लियर हो पाया? अब क्लियर हो पाया? तो सामने वाला जो पार्टी जो परचेज कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स हमसे, वेदर वो मैन्युफैक्चरर है या कंज्यूमर है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है हमारे गुड्स को। तो हम जीएसटी के पहले की बात करेंगे तो टैक्स कौन वसूलता था? मतलब सप्लायर स्टेट, जो सप्लाई करता था। जीएसटी आया, और जीएसटी आने के बाद ये रूल क्या हो गया? चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद क्या हुआ कि भाई अब जो कंज्यूम करेगा ना, जो स्टेट कंज्यूम करेगा, वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा। कंज्यूमर स्टेट, समझ में आया? कंज्यूमिंग स्टेट जो होगा वो टैक्स वसूलेगा। तो ये पॉइंट था। अभी यहां पर आई होप समझ में आ पाया होगा ये पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ पाया? कौन कलेक्ट करेगा जीएसटी? ऐसे में प्रॉब्लम्स किसे हुआ? सप्लायर स्टेट को। क्या प्रॉब्लम हुआ बता सकते हो? कि भाई एक तो प्रोडक्शन मैंने किया, ज्यादा प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं, और पहले मैं टैक्स वसूलता था, और जो लेस प्रोडक्शन स्टेट था, जो प्रोड्यूस करता नहीं है, अब वो कंज्यूम करेगा और टैक्स भी वही वसूलेगा। ये तो बहुत गड़बड़ है, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल से समझिएगा, मैन्युफैक्चरर स्टेट का नाम बता सकते हो? कुछ गुजरात, वेरी गुड, और महाराष्ट्र, और तमिलनाडु और केरला। तो इन सभी स्टेट्स को क्या हुआ? प्रॉब्लम होने लग गया कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कौन वसूलता था पहले? बात नहीं याद, ध्यान दीजिए। पहले मैन्युफैक्चरर, मतलब यही 4-5 स्टेट्स जो हैं टैक्स वसूलते थे और मस्त रहते थे। कौन कौन सा स्टेट है जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं कर, मतलब जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देता नहीं है? सबसे पहला जो है ना, गोवा। गोवा कुछ प्रोड्यूस करता नहीं, केवल कंज्यूम करता है, दूसरे स्टेट से मंगवा लिया सामान, कंज्यूम करता है। गोवा कुछ बनता नहीं है, वहां इंडस्ट्रीज नहीं है। उसी में से एक बिहार भी आता है। बिहार में इंडस्ट्रीज है क्या? इसीलिए कॉमर्स का वैल्यू कम है। जिस दिन हमारे स्टेट में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन हमारे स्टेट में भी, हमारे स्टेट के बच्चों में भी कॉमर्स का क्रेज बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहां चाहिए ना ज्यादा। यस और नो? तो यहां पर बिहार, गोवा जैसे स्टेट्स जो हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे ही नहीं रहे, वो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे हैं।
तो वो सप्लाई करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, केवल कंज्यूम करेंगे। और कंज्यूम करेंगे। जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद टैक्स भी कौन कलेक्ट करेगा, बिहार कलेक्ट करेगा, गोवा कलेक्ट करेगा। तो बताइए महाराष्ट्र और जो जितने भी मैन्युफैक्चरर स्टेट थे उनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कारण भी था कि जीएसटी आ नहीं पा रहा था। जीएसटी लाने में 13 से 14 साल लग गया बहस में कि भाई जीएसटी नाम का एक टैक्स आना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट अग्री हो नहीं रही थी। अब कारण समझ में आ रहा है कि क्यों तैयार नहीं हो पा रही थी। झगड़ा का मुद्दा था ये बहुत ज्यादा। तो जब बाद में यहाँ पर कंज्यूमिंग स्टेट क्यों कलेक्ट करने लग गया, इसका कारण बताया गया। तो जैसे मान लो कि मैं बिहार का निवासी हूं, आई एम बिहारी, मैं बिहारी हूं, तो कंज्यूम मैं कर रहा हूं, तो पैसा पेमेंट कौन कर रहा है, कंज्यूमर। जब पैसा पेमेंट मैं कर रहा हूं तो इनकम किसे होना चाहिए, मेरे, मतलब मैं जिस स्टेट में रहता हूं उस स्टेट के गवर्नमेंट को, कि मैन्युफैक्चरर के स्टेट के गवर्नमेंट। हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट को ना फायदा होना चाहिए, क्योंकि मैं रह रहा हूं और इन्वेस्ट कर, मैं जो भी पेमेंट कर रहा हूं वो फायदा किसको होगा, मेरे स्टेट को होना चाहिए। तो ये बात समझाया गया सारे स्टेट को कि देखिए जो कंज्यूम करेगा वहां के निवासी का पेमेंट जो है वहीं के लोगों को मिलना चाहिए, उसी स्टेट को मिलना चाहिए। ये बात बाद में बहुत देर से स्टेट गवर्नमेंट समझ पाई और उसे एक्सेप्ट कर पाई। बाद में जीएसटी आया और जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रांसफर करता है कंज्यूमिंग स्टेट को गुड्स, और टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कंज्यूमिंग स्टेट के द्वारा। अब समझ में आ पाया कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कंज्यूमिंग स्टेट। यानी कि अगर बिहार एमपी में गुड्स सप्लाई कर रहा है तो कंज्यूमिंग स्टेट कौन, एमपी। टैक्स कलेक्ट करेगा कौन, एमपी। Was that easy? Was that easy? Yes. समझ में आ पाया। तो अल्टीमेटली क्या पॉइंट निकला कि जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जो कंज्यूम कर रहा है वही टैक्स कलेक्ट करेगा, सिंपल। समझ में आ पाया, वेरी गुड। देख लीजिए पॉइंट में क्या लिखा है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। टैक्स जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ये पॉइंट समझ में आ जाएगा आगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है आपको आगे समझ में आ जाएगा, अगले पॉइंट में एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लॉ एम्फसाइज ऑन द वॉलंटरी कंप्लायंस एंड ऑन अकाउंट बेस्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कि ये जो है ना कंपनी के द्वारा अकाउंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम हो जाता है। जैसे आपको पता है इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी, आप बोलेंगे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट तो सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ये ऑटोमेटिक सब कुछ बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। सर बना हुआ है तो कोई ना कोई कंपनी तो बनाई होगी, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है एवरीवन? क्यों इतने सुस्त हो जाते हो जी, लंच ब्रेक नहीं देना चाहिए था लगता है। थियरी पेपर देखिए, एक चीज जान लो, मैं आपको बता देता हूं, सुन लो। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या कहीं भी न्यूमेरिकल की बात की जाए, न्यूमेरिकल आपका स्ट्रांग हो सकता है जब आपका थियोरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है। मींस अगर आपके पास कंसेप्ट है तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और बिना ये थियरीज जाने आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। ये चीज जान लीजिए, इसलिए थियरीज क्लियर होने चाहिए। थोड़ा स्टार्टिंग किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग थोड़ा बोरिंग इसीलिए हो जाता है, थियरीज बताए जाते हैं। और ये बोरिंग कहाँ है भाई, कहानी तो है हिस्ट्री के जैसा, कहानी तो है जैसे हिस्ट्री में पढ़ो, हिस्ट्री भी बोरिंग है।
चलिए आगे बढ़े हम लोग, Yes, sir. आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड एनविसेज टैक्स कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए एक चीज और समझो, हमारे कंट्री में कैसा जीएसटी लाया गया बताओ तो? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ जीएसटी आर देयर? मैंने लास्ट क्लास में बताया एवरीबॉडी। 35. How many types of, means how many structures of GST? कौन कौन से? एक और बताया था जीएसटी कंपनसेशन। नहीं वो तो अलग चीज हो गया, मैंने स्ट्रक्चर पूछा। दो तरह, तीन तरह के थे, नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और ड्यूअल जीएसटी। स्ट्रक्चर वही था ना, स्ट्रक्चर तो वही था, टाइप्स नहीं पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। हमारे कंट्री में कौन सा स्ट्रक्चर आया? डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी में कौन कौन टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं पॉइंट पर, यहां लिखा गया है जीएसटी ऐसा टैक्स है जो गुड्स पर भी और सर्विस पर भी, दोनों पर कलेक्ट किया जा सकता है। अदर स्टेट की बात की जाए ना तो अदर स्टेट अदर कंट्रीज की बात की जाए तो वहां कहीं कहीं क्या है कि केवल गुड्स पर टैक्स कलेक्ट करने का सारा मेथड एकदम अलग है। सर्विस पर बात करें तो वो अलग रूल्स रेगुलेशंस है, गुड्स के लिए अलग रूल, सर्विस के लिए। लेकिन हमारे कंट्री में जो है वो एक ही साथ है, जो रूल गुड्स पर अप्लाई होगा सर्विस पर भी होगा। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़िए, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो देखिए क्या लिखा है, जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस चेन of tax credit from the producer's point, service point providers point up to the retailer level और consumers level। मैं इसको समझाता हूं पहले, बाद में हम लोग पॉइंट्स पर आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट देख लीजिए एक बार और, थर्ड पॉइंट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर समझाएंगे पॉइंट पर आकर। आप देखो कैसे चेन है, चेन कैसे है, सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई चेन आप लोग कहते हैं ना इसे। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो है सामान बनाता है, गुड्स बनाता है, गुड्स बनाकर किसे सप्लाई करता है? होलसेलर, और होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर जो है हम लोगों को गुड्स पहुंचाता है, यानी हम लोग कौन हो गए? कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। तो टैक्स सिस्टम कैसे था पहले, सॉरी अब कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा। चेन बोला जा रहा है यहां पर, बहुत ध्यान से समझो। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर जो है वो 100 रुपए का गुड्स बेच रहा है। कितने रुपए का गुड्स बेच रहा है? 100 रुपए का। टैक्सेशन समझिएगा बहुत ध्यान से। 100 रुपए का सामान बेच रहा है, प्लस वो क्या करेगा? जीएसटी ऐड करेगा, नहीं? क्या करेगा वो? जीएसटी ऐड करेगा। कितना परसेंट, कितना आ जाएगा आप बताओ? 18। यानी कि इसने होलसेलर को सामान कितने पर दिया? 118 पर। अब बताइए जो नेक्स्ट होगा होलसेलर, वो रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करेगा, कितने पे प्रोवाइड करना चाहिए उसे? अब 118 में मैंने सामान खरीदा तो क्या मैं एग्जैक्टली 118 में बेचूंगा? नहीं ना। अगर मैंने जीएसटी नहीं ऐड करेगा, वो देखो ध्यान से पहले समझिए। मैंने अगर ये मार्कर, टैक्सेशन का पॉइंट हटाइए, मैंने ये मार्कर 20 रुपए में खरीदा और मुझे बेचना है, तो मैं 20 रुपए में इसे बेचूंगा क्या? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे इसमें, हाँ या ना? वैल्यू ऐड करेंगे, एकदम ऐड करेंगे।
वेरी गुड। और यहां पर आएंगे, मान लेते हैं कि इसने 120 में किसे गुड्स प्रोवाइड किया, होलसेलर को। मान लेते हैं कितने में, 120 में वैल्यू ऐड हुआ, हाँ या ना। अब अगर 120 में वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्स किस पर वसूलेगा, 120 पर कि 100 पर, 120 पर ना। अगर मैं आपको सामान 120 में प्रोवाइड कर रहा हूं तो जीएसटी किस पर वसूलूंगा, 120 पर कि 100 पर, 120 पर। और ये देखिए मैन्युफैक्चरर किसे दे रहा है टैक्स, किसे देगा, गवर्नमेंट को देगा ना। मैन्युफैक्चरर टैक्स किसे पे करेगा, गवर्नमेंट। यहां पर इंटरस्टेट की बात की जा रही है, यानी कि आईजीएसटी की बात की जा रही है। इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी। अब चलो सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, समझना आपके लिए टफ हो जाएगा। आईजीएसटी लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सारा का सारा टैक्स जो 18% है, 18 रुपीज, वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर, गवर्नमेंट को कितना मिला, 18 रुपया मिला। होलसेलर क्या कर रहा है, 20 रुपया वैल्यू ऐड किया और उसके बाद उस गुड्स को किसे बेचा, रिटेलर को। तो 20 रुपया, 120 रुपया जब उसने सेलिंग प्राइस रखा तो जीएसटी ये भी ऐड करेगा, ये भी कलेक्ट करेगा कि नहीं जीएसटी, हाँ या ना। तो जीएसटी ये ऐड करेगा कितना, कितना आ जाएगा, 21 रुपया 60 पैसे, 6 पैसे और 60 पैसे में अंतर है, हाँ 06 और 60 में अंतर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, खैर कोई बात नहीं, हो जाती है। चलिए वो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी इशू नहीं। आते हैं 21 रुपया 60 पैसा हो गया। अब बताओ इसने टैक्स दिया कितना था, होलसेलर ने सप्लायर को यानी मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 21 रुपये 60 पैसे टैक्स देगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बेचा, होलसेलर को भी तो टैक्स देना है ना गवर्नमेंट को। अब होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो 18 रुपया जो इसने ऑलरेडी पे कर दिया है वो अपने पास काट के रख लेगा। पहले 18 रुपया, भैया मैंने 18 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया है, किसे, मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर को जब मैंने 18 रुपीज दे दिए थे तो 21 रुपया 60 पैसा जब मैं कलेक्ट कर रहा हूं तो 21 रुपया 60 पैसा हम नहीं देंगे गवर्नमेंट को, 18 रुपया अपना क्या कर लेंगे, काट लेंगे, रख लेंगे। तो बताइए 18 रुपीज अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.60। यानी कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो कितना देंगे, 3.60। समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट? यस सर। अभी और थोड़ा सा समझेंगे, अभी एक पॉइंट को और समझेंगे, पहले ये समझ एक मैं बताऊंगा। अभी वही चीज वैल्यू एडेड पे आ रहे हैं, पॉइंट पे आ रहे हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। प्रॉफिट नहीं है ये 3.60, इसमें वैल्यू ऐड किया। जब आप कोई भी सामान बेचिएगा अपना वैल्यू एडिशन कीजिएगा, बिना वैल्यू ऐड किए आपको फायदा क्या होगा, तो वैल्यू एडिशन होगा, और वैल्यू एडिशन होगा तो उस पे भी टैक्स वसूले जाएंगे, टैक्स तो छोड़ा नहीं जाएगा ना। टैक्स छोड़ेंगे क्या, नहीं, टैक्स तो लेंगे। और टैक्स अगर ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। आप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दो या स्टेट गवर्नमेंट को दो, टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स नहीं दिए तो फिर क्या होगा, टैक्स चोरी होगा, और टैक्स चोरी होगा इलीगल चीज है, आप पे रेट पड़ेगा, और रेट पड़ा तो आप सलाखों के अंदर है। 3.60 हुआ। अभी देखो इसके लिए कितना वैल्यू हो गया टोटल, बताओ टोटल वैल्यू कितने पे उसने बेचा, कस्टमर रिटेलर को कितने पे दिया उसने,
1,41,60 141.60 ठीक है। इसका टोटल वैल्यू कितना हो, रिटेलर से कितना वसूल किया, 141 कहां से हो जाएगा जी? अच्छा 141 पॉइंट, ठीक। अभी देखो यहां पर समझ में आ गया 141.60। सर आप बोले कि टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो 120 पे करेगा। हाँ 120 पे करेगा। 100 का वो मैन्युफैक्चरिंग। मैं देखिए बात समझिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, शशांक जो है वो होलसेलर हैं, आप मान लेते हैं कि रिटेलर हैं और बाकी सारे कंज्यूमर्स। बहुत आसान है समझना। मैंने शशांक को दिया ये मार्कर कि लीजिए ये बेचना है ना आपको, ले जाइए मुझसे। अब शशांक बता देंगे कि आप बताइए क्या इसे अगर मुझसे 118 रुपए में ले गए हो तो आप अगले लोगों को, आप रिटेलर को क्या 118 में बेचोगे, अपना वैल्यू ऐड करके बेचोगे कि नहीं? और जब इसने आपको वैल्यू बढ़ा के दिया, जीएसटी उस पे वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? अब जब जीएसटी वो भी वसूल रहा है, आपके पास पहुंचा, गुड्स का वैल्यू कितना हो गया, 141 रुपया 60 पैसा। आप बताओ फ्री में दे दोगे 141 रुपया 60 पैसे में? आप यहां से गए, आपने दुकान खोला है, रिटेलर शॉप है, आप रिटेलर हैं, तो आप भी तो कुछ वैल्यू ऐड करके ना कंज्यूमर्स को दोगे कि सबको आओ आओ फ्री में, 10 वाला 5 में, 10 वाला 5, ऐसा होता है क्या? नहीं, उल्टा हो गया। तो यहां तो आपको वैल्यू ऐड करके बेचना होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? जब आपने वैल्यू ऐड किया तो आप कितना में मान लेते हैं कि आप जो हैं 150 रुपए में सामान किसे प्रोवाइड कर रहे हो, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। कितने में, 150 में। जब आप 150 में गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बताइए 150 पर जीएसटी ऐड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? 150 पर जीएसटी ऐड करेंगे तो आप बताइए 18% अगर हम जीएसटी ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 27 रुपए, एग्जैक्टली 27 रुपीज आपने क्या किया, कलेक्ट किया। किससे? कस्टमर से। रिटेलर जो है उसने क्या किया, 27 रुपया आप लोगों से वसूला, किस रूप में, जीएसटी के रूप में, 27 रुपया। तो आप बताइए रिटेलर साहब, आप दीजिएगा कि नहीं गवर्नमेंट को टैक्स? देना तो पड़ेगा ना, वसूलेंगे तो देना तो पड़ेगा। अगर मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं तो पे भी करना पड़ेगा। यहां से टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, कितना जाएगा आप बताओ? हाँ थोड़ा सा क्या, पूरा 5 रुपया 40 पैसा। क्यों? क्योंकि जो आपने ऑलरेडी पे किया है होलसेलर को, वो अमाउंट काट लीजिएगा कि नहीं काट लीजिएगा? वो डिडक्ट कर लीजिएगा। काटना समझ में आ रहा है? चलिए डिडक्ट कर लिए आप। कितना डिडक्ट करने के बाद वैल्यू बचा, 5 रुपया 40 पैसा। ठीक है, क्लियर है? 5 रुपीज 40 पैसे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। 5 रुपीज 40 पैसे कैसे आए? देखिए मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपया पे किया, मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपया पे किया, होलसेलर ने जब कलेक्ट किया 21 रुपया 60 पैसा, तो 21 रुपये 60 पैसे में 18 रुपीज जो इसने पे कर दिया था वो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अल्टीमेटली कितना बचा, 3 रुपीज 60 पैसे। ये जीएसटी हो गया। ये किसको दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। और हाँ ये होलसेलर। इसके बाद फिर रिटेलर के पास गया सामान, इसने, रिटेलर ने क्या किया, 150 रुपये में सामान को बेचा। वैल्यू ऐड करेगा ऑब्वियसली, तो 141 रुपया 60 पैसा है ना, वो बोलेगा भाई सीधा सीधा हिसाब करते हैं, 150 रुपये में सामान बेचते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा इतना टेढ़ा नहीं करना, इनको सीधा सीधा बात करेंगे।
तो सीधा सीधा अगर बात करेंगे 150 रुपए में सामान बेचेंगे तो 150 रुपए पे जीएसटी ऐड करेंगे, और जीएसटी जब 150 रुपए पे लेंगे तो कितना ले लिया इसने, 27 रुपए। अब बताओ, जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया तो अपना जीएसटी का पार्ट जो पे किया था वो काट लिया, रिटेलर भी काटेगा कि नहीं काटेगा, डिडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, डिडक्ट करेगा। तो इसने पे कितना किया था, 21 रुपया 60 पैसे, ये माइनस किया जाएगा, 40 पैसे, कितना आ जाएगा, 5 रुपीज, 40 पैसे। हाँ या ना। और ये 5 रुपीज 40 पैसे किसे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट को। यहाँ पर इंटरस्टेट की बात की जा रही है, इसलिए टैक्स किसे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कौन से रूप में जाएगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। आईजीएसटी कितना पहुंचा आप बता सकते हो, गवर्नमेंट को इसी सामान को बेचने में, 100 रुपए के सामान को बेचने में कितना इनडायरेक्ट टैक्स, 27 रुपया, 27 रुपया ना, कितना पहुंचा, 27 रुपया। कैसे, तो 18 प्लस 3.60 प्लस 5.40 27 आया कि नहीं आया। अब आप गौर से देखिए इस चीज को, ध्यान से देखिए, 27 रुपया पे किया जा रहा है, तो 27 रुपया कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर। बोलिए सर कंज्यूमर को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, वही तो दे रहा है, बाकी और कोई दे नहीं रहा है। क्या होलसेलर ने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को किसने दिया, होलसेलर ने दिया क्या, मैन्युफैक्चरर ने दिया क्या, तो फिर रिटेलर ने दिया होगा, रिटेलर ने दिया नहीं दिया, कहां दिया, रिटेलर ने भी नहीं दिया। अल्टीमेटली वो दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पे किसने किया, इसीलिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके, कंजम्पशन टैक्स है, और पे कौन करेगा, कंज्यूमर। किसे पे करेगा, गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है ना। तो अल्टीमेटली कितना पे किया गया, जितना कंज्यूमर ने 27 रुपया पे किया वही यहाँ पर पे हुआ। इसीलिए ये एक चेन है, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने अगर सामान बेचा और गुड्स ये सप्लाई किया है, तो फिर होलसेलर खरीदा और मुझे टैक्स दिया ना, वो वसूल लेगा अगले से, वो नेक्स्ट से वसूल लेगा, सब कोई किसी ना किसी से वसूल लेगा। मैंने प्रोवाइड किया होलसेलर को, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं वसूल लूंगा किससे, होलसेलर से। होलसेलर ने अगर रिटेलर को दिया तो वो रिटेलर से वसूल लेगा, रिटेलर ने कंज्यूमर्स को दिया तो कंज्यूमर से वो वसूल लेगा। और बोलिए सर कंज्यूमर्स फिर किसी को नहीं टैक्स, वो किसी से कलेक्ट नहीं करेगा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि उसने आगे फर्दर ट्रांसफर किया ही नहीं, वो खा पी के सब बचा लिया। समझ में आ पाया, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ वही चेन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझो। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा सर टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कोई बता सकता है टैक्स क्रेडिट। टैक्सेशन आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो टैक्स क्रेडिट तो जानते ही होंगे, टैक्स क्रेडिट नहीं समझे, टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अच्छा एक चीज देखो, तो मैं एकदम स्टार्टिंग में बताया था, मैंने एकदम शुरू में बताया था कि जब परचेस करते हैं सामान को तो कौन सा टैक्स देते हैं, इनपुट की आउटपुट, इनपुट, इनपुट से जीएसटी एसजीएसटी, इनपुट आई जीएसटी नहीं याद है। आप लोगों को लगता है खाना बहुत पसंद है, पढ़ाई खाना गलत बोले क्या, नहीं आपने सही कहा। इनपुट से जीएसटी एसजीएसटी परचेस करते समय और सेल करते समय में जो वहां पर वो आउटपुट, ये चीज मैंने बताया था, आप आ रहा है यार। इनपुट परचेस करते समय इनपुट, सेल करते समय आउटपुट,
ये चीज याद आया? Yes, sir. तो जब आउटपुट सीजीएसटी है, ये आउटपुट सीजीएसटी को माइनस कर दिया जाता है इनपुट सीजीएसटी, इसमें माइनस कर दिया जाता है इनपुट सीजीएसटी। परचेज करते समय जितना टैक्स लगा था वो बेचते समय मैं क्या कर लूंगा, वसूल लूंगा और माइनस कर देंगे। माइनस करके जो बचा हुआ बैलेंस्ड अमाउंट होगा वही किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। तो टैक्स क्रेडिट समझ में आ पाया? टैक्स क्रेडिट है आउटपुट जीएसटी या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही है टैक्स क्रेडिट। समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हाँ, आउटपुट टैक्स पहले सेल्स और फिर परचेज वो कैसे होता है? देखो यहां मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, बेचा होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, खरीदा, पहले खरीद लिए, खरीदते समय इनपुट देना पड़ा और उसके बाद हम सेल करेंगे रिटेलर को। तो रिटेलर को जब बेचेंगे तो हम टैक्स वसूलेंगे। तो आउटपुट में मुझे ज्यादा टैक्स मिलेगा, आउटपुट में मुझे ज्यादा टैक्स मिलेगा और आउटपुट में जब ज्यादा टैक्स मिला तो हम आउटपुट में इनपुट जितना वसूले मतलब जितना पेमेंट किए थे उसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वही देंगे गवर्नमेंट को। नहीं क्लियर हो पाया? ये तो बैलेंस अमाउंट जब बार-बार निकाला, हाँ, ये जो बैलेंस अमाउंट में निकाला था 3.40, 3.60 और 5.40, क्लियर हो पाया? तो यहाँ पर एक चेन बन गया कलेक्शन का, यहाँ पर वही चीज लिखा है। तो टैक्स क्रेडिट यही है। टैक्स क्रेडिट समझ में आ पाया? टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट up to the retailer level or consumers level, thereby taxing only the value added at each state supply। देखो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा। अब बोलिए सर वैल्यू एडेड बार बार आ रहा है, ये है क्या? मैं इसे समझाऊं, आप गौर से देखिएगा। इस पूरे टैक्स के जो अमाउंट को है ना वो आप याद रखिएगा, ठीक है? मैं इसे मिटाऊं, मुझे स्पेस चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इसे मिटाऊं। ये सब टैक्स क्रेडिट के रूप में उसमें बढ़ रहा है, वही तो वैल्यू एडेड नहीं। वैल्यू एडेड हम दिखाते हैं, अभी समझ में आएगा। वैल्यूज याद रखिएगा, वैल्यूज जो मैंने बताया है वो वैल्यू याद रखना। होलसेलर ने कितना दिया है, रिटेलर ने कितना दिया है, सब याद रखना होगा। अभी देखो, पहला आप बताइए मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स सप्लाई कर रहा था कितने पे? 100 पर। उसका वैल्यू जो था, टैक्स हटाइए ना, उसका वैल्यू जो था, वैल्यू एडिशन उसने कितना किया? वो वही मैन्युफैक्चरर है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसने ही सारा का सारा वैल्यू ऐड किया ना। 100 रुपए का वैल्यू किसने ऐड किया? मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है तो मैंने 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया है कि नहीं किया? और वैल्यू एडिशन अगर आप में भी नहीं होगा ना, क्या आपका कोई वैल्यू रहेगा? इसीलिए आप लोगों को क्या बनना है? वैल्यू एडिशन करने लायक बनना है कि आप किसी चीज में वैल्यू ऐड कर सको, नहीं तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर? इसीलिए आपको करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। अब चूंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, इस पर जीएसटी जब पे कर रहे हैं, इस पर जब जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका 18% जीएसटी कितना है? जीएसटी रेट 18%, जीएसटी रेट 18% है यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन में मैंने कितना अज्यूम किया? 18%। सभी स्टेज पे कितना कलेक्ट किया जा रहा है? 18%। जीएसटी रेट चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज हुआ। अभी 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 18 रुपया, 18% कितना होगा? 18 रुपया, 18 रुपीज। नेक्स्ट,
होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स दिया कितने पर? 120 पर। 120 पर आप लोग बताओगे मुझे कितना वैल्यू ऐड हुआ उसमें? 20 रुपया ऐड हुआ कि नहीं हुआ? अब वैल्यू ऐड कितना हुआ? मैंने क्या कहा, वैल्यू ऐड कितना हुआ? 120 पर उसने बेचा और उसने 120 पर जीएसटी कलेक्ट किया था। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? कैसे 2 रुपया? 20 रुपया हुआ ना। कितना हुआ? 100 रुपये किए और इसने बेचा कितने पर? 120 पर। टैक्स 120 पर उसने कलेक्ट किया, यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 120 रुपया है और 100 रुपया माइनस किए, 20 रुपया बचा कि नहीं बचा? यस सर। अब एक्चुअली उसने टैक्स किस पर दिया है? तो देखो 20 रुपये का 18% निकालिए तो 20 का 18% अगर निकालेंगे, ₹1.60 सर। अच्छा है, 1 जीरो ज्यादा काट दिया। 3 रुपया 60 पैसा। हाँ सर। 3 रुपीज 60 पैसे, 3.6 आ रहा है, यानी कि 3.60, 3 रुपया 60 पैसा। तो 3 रुपया 60 पैसा ही तो उसने पे किया था गवर्नमेंट को, याद है आपको? यस सर। 3.60 ही तो उसने पे किया था। एंड देन आफ्टर उसने बेचा कितने पे? 150 पे, यानी कि 120 का सामान जो उसने खरीदा था उसने बेचा 150 पे, तो 150 माइनस 120 बचेगा कितना? 30, यानी कि 30 रुपया वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ? और 30 रुपये का आप 18% निकालिए तो 5.40 पैसा। 5.40, यानी कि टैक्स किस पर पे किया जा रहा है? जितना वैल्यू ऐड किया जा रहा है उसी पर वो टैक्स पे हो रहा है। वैल्यू एडिशन टैक्स है, समझ में आ गया? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसे वैल्यू एडेड टैक्स से क्लियर हो पाया? जितना वैल्यू ऐड किया जाता है उतने पे टैक्स पे किया जाता है, उसी वैल्यू एडेड अमाउंट पर। इसके अलावा किसी अमाउंट पर टैक्स पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। वाज दैट इजी और टफ? वेरी इजी, वेरी इजी। कितनों को इतने दूर तक समझने में परेशानी है? अभी पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा है आज नंबर्स से पाला पड़ेगा, नंबर्स आएंगे तो आ रहे हैं ना धीरे धीरे नंबर्स, समझ में आ रहा होगा। अभी प्रॉफिट नहीं कहते, हाँ वैल्यू एडिशन प्रॉफिट ही है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो जितना वैल्यू ऐड हो रहा है ना, मैंने 100 रुपए का सामान लिया और बेचा कितने पर? 1 मिनट ध्यान से समझिए। मैंने 100 रुपए का सामान लिया और बेचा कितने पर? यानी कितना वैल्यू ऐड किया? 20 रुपया। तो 20 रुपया जो वैल्यू मैंने ऐड किया है उसी प्रोडक्ट पर 20 रुपए पर हम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं? 3.60। फिर रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर ने हाँ फिर बेचा है किसे? कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। उसने 150 पर बेचा, यानी 30 रुपए का वैल्यू उसने ऐड किया। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 30 रुपीज। तो आप बताइए 30 रुपीज का 18% हम निकाल रहे हैं। जीएसटी कितना है? 18%, तो 5.40 हुआ। यानी टैक्स किस पे किया जा रहा है? अल्टीमेटली आपको क्या दिखा? वैल्यू एडेड। जितना वैल्यू ऐड किया गया उसी पर टैक्स पे किया गया, अदरवाइज कहीं और टैक्स पे नहीं किया गया। किया गया है क्या? तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट को मिला वो कितने का टैक्स मिला? 27 रुपीज। और ये अल्टीमेटली 27 रुपीज कौन पे कर रहा था? कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा था। बाकी किसी ने टैक्स तो पे ही नहीं किया, बाकी ने पे किया, दूसरे से कलेक्ट कर, यानी कि पेमेंट पूरा उसमें कुछ किया नहीं। अगर मैं पहले ही पेमेंट कर दे रहा हूं किसी को और आपसे वसूल ले रहा हूं, तो क्या मैंने पे किया या आपने पे किया?
क्लियर हो पाया, समझ में आ पाया? वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ, और इसे क्या किया जाता है, टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया ना, ये एडजस्ट किया जाता है, टैक्स एडजस्ट किया जाता है कैसे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जो बचा हुआ अमाउंट रह गया वही पे करना है, तो ये एडजस्टमेंट है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एडजस्ट करके, यही टैक्स क्रेडिट है। क्लियर हो पाया? आगे बढ़े, फोर्थ पॉइंट पे आए। फोर्थ पॉइंट देखिए, सिंस ओनली द वैल्यू एडेड, ध्यान से सुनो, सिंस only the value added at each state is taxed under GST, there is no tax on tax, no tax on tax or cascading of tax under GST system। बात कर रहे हो आप लोग, फिर नहीं समझ में आएगा, बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा, पूरा जीवन बात करने के लिए ही है, लेकिन पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई के टाइम नहीं समझ में आ पा रहा है, यू कैन फ्रेंकली टेल मी कि सर नहीं समझ में आ पाया, मैं आज नहीं समझा पाऊं आपको तो दूसरे दिन समझा दूंगा, लेकिन समझा के छोड़ूंगा, मैं भी जिद्दी हूं, ये चीज याद रखें। वैल्यू एडेड टैक्स पे जो टैक्स पेमेंट होता है उसी को टैक्स क्रेडिट, हाँ, टैक्स क्रेडिट वही हो गया, वैल्यू एडेड पर जो टैक्स पेमेंट हो रहा है ना, वही अल्टीमेटली क्या हो गया, वैल्यू क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट है कि नहीं? टैक्स क्रेडिट तो वही वैल्यू आता है ना जो आउटपुट माइनस इनपुट हुआ, और वैल्यू एड पे जितना टैक्स पे कर रहे हैं, बात तो दोनों सेम है, तो वही चीज आप समझ सकते हो कि वही क्या हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स और टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट मैंने आपको कहा कि यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट भी मैंने पहले दिन बताया था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगना। कैसे सर? तो मैं आपको बताता हूं कि जब पहले की बात करें, जीएसटी नहीं आया था जब, उस समय जो मैन्युफैक्चरर होता था वो कौन सा टैक्स वसूलता था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर? एक्साइज ड्यूटी। कौन सा टैक्स वसूलता था? एक्साइज ड्यूटी। और जो सप्लाई करता था मैन्युफैक्चरर, जो होलसेलर, जैसे मान लेते हैं मैंने गुड्स आपको प्रोवाइड किया, तो उस पर कौन सा टैक्स वसूला जाता था? वैट। सप्लाई करने वैट, पहले सप्लाई करने पर वैट वसूला जाता था, और मैन्युफैक्चरर्स जो सप्लाई करते थे उस पे एक्साइज ड्यूटी जोड़ कर लेते थे। नहीं समझ, लिख के समझो। क्या खत्म हो गया? अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, वो टैक्सेशन पार्ट, हाँ वो टैक्सेशन। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स प्रोवाइड करता था, मान लेते हैं कि 100 रुपए का वो सामान प्रोवाइड कर रहा है, इस पर वो क्या ऐड करेगा? एक्साइज ड्यूटी। क्या ऐड करेगा? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मान लेते हैं कि उसने कितना ऐड किया? 20%। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर किया ना गुड्स, उसने प्रोड्यूस किया है, तो उसने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी। अब चूंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं आपसे क्या लूंगा? एक्साइज ड्यूटी। मैं चूंकि मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूस करने पर एक्साइज ड्यूटी मान लेते हैं 20% ले रहे हैं, तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया? यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया? अब ये सामान मैं प्रोड्यूस करके अपने पास रखूंगा क्या? नहीं सर, मैं ऑब्वियसली सप्लाई करूंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया इनिशियल स्टेज में ही, आज के क्लास स्टार्ट करते समय ही, कि जब हम लोग गुड्स सप्लाई करेंगे तो उस पे कौन सा टैक्स वसूला जाता है?
गुड्स सप्लाई करते समय कौन सा टैक्स वसूला जाता है? मैंने गुड्स बनाया और गुड्स बनाने के बाद सप्लाई किया तो उस पर कौन सा टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स। लेट्स सपोज वैल्यू एडेड टैक्स कितना है? वैल्यू एडेड टैक्स लेट्स सपोज 10% है। तो ये 10% कौन से गुड्स पर लगता, कौन से अमाउंट पर लगता था? ये 120 पे लगता था। ये 10% जो है ना वैल्यू एडेड टैक्स, वो किस पर लगा? तो 10% आप निकालिए 120 का कितना हो गया? टोटल वैल्यू 132 हो गया। अब बताओ, ध्यान से देखो तो यहां पर जो आपने एक्साइज ड्यूटी 20 रुपया लगाया था, ये 20 रुपया किस चीज का था? टैक्स का था ना। एक्साइज ड्यूटी क्या है? टैक्स है। तो इस टैक्स का अमाउंट जोड़कर 120 रुपये यानी 20 रुपये पे भी तो आप टैक्स लगा दे रहे हो ना। पिछले बार आपने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने टैक्स जोड़ा उस पर, मैन्युफैक्चर करने पर टैक्स जोड़ा, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स को तो उस पर आपने टैक्स जोड़ा, एक्साइज ड्यूटी। फिर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप ही सप्लाई करोगे दूसरे के पास, तो उस पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के टाइम में लगता था वैट, सर्विस के टाइम में सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स के टाइम में वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर इंटर स्टेट की बात की जाए तो उस समय इंटर स्टेट की बात करें तो उस समय सीएसटी क्या लगता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? सीएसटी लगता था। अभी यहां मैं सप्लाई कर रहा हूं तो एक्साइज ड्यूटी तो 20% मैंने जोड़ ही दिया और उस जोड़े हुए अमाउंट पर मैं टैक्स ले रहा हूं 10%, यानी कि टैक्स पर टैक्स लगा दिए कि नहीं? ये 2 रुपए पर भी टैक्स लग गया कि नहीं? 20 रुपए पर भी टैक्स लग गया कि नहीं? 20 रुपए पर भी टैक्स लग गया कि नहीं? एक्स्ट्रा कितना अमाउंट लग रहा है मेरा? समझ में आ पाया? और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? यही प्रॉब्लम जो है ना शॉर्ट आउट हो गया। बोलो क्यों? कैसे सर? कैसे शॉर्ट आउट हो गया बता सकते हैं? बोलो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? तो देखो, ये एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स जो है दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट को हटा दिया गया और इस पर टैक्स वसूला जाने लग गया एक ही टैक्स, जीएसटी। यानी कि सारे अदर टैक्सेस को क्या कर दिए गए? हटा दिए गए और केवल एक टैक्स वसूला जाने लग गया, जीएसटी। और जीएसटी का जितना रेट है उतना रेट यहां पर वसूला जाने लग गया। तो आप बताइए कि यहां पर दो टैक्स जब है ही नहीं तो टैक्स पे टैक्स लगा क्या? टैक्स पे टैक्स लगा क्या? नहीं लगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स ऑन टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसको क्या कर दिया? शॉर्ट आउट कर दिया। कौन सा टैक्स? जीएसटी। जीएसटी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट तक में कहीं दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? हाँ, टैक्स ऑन टैक्स मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा है। मैंने आपको क्या बताया? 20 रुपया टैक्स था एक्साइज ड्यूटी का और उस 20 रुपये के अमाउंट पर भी आप टैक्स लगा दे रहे हो। 2 रुपया तो एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया? यही प्रॉब्लम था। तो टैक्स पे टैक्स लगा रहे मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया है कि नहीं? और इसी तरीके से 10 टैक्स थे, बहुत सारे टैक्स थे। तो आप सोचिए कि जो अमाउंट है, अगर आप 10 टैक्स पे कर रहे हो, 10 तरह के टैक्स पे कर रहे हो तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा टैक्स का और कैलकुलेशन कितना टफ हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात हो गई कि नहीं? प्रिंसिपल अमाउंट पर तो ले ही रहे हैं, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यस और नो? तो इस तरीके से बहुत महंगा हो जाएगा कि नहीं? तो जीएसटी आने से आप बताओ गुड्स या सर्विस सस्ता हुआ या महंगा हुआ? ये पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझिएगा, आपके नोट्स में है, आगे इसको समझना है। सस्ता हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। इस कारण से जीएसटी से लोग भागते हैं कि क्या लेके आ गए,
पहले तो ठीक था, क्यों? क्योंकि आप अभी उस चीज से यूज टू नहीं हो। अच्छा, आप लोग सिंपल एक बात मैं आपको और आसानी से समझाऊं। ये वही बात हो गई, जैसे मान लेते हैं कोई नया टीचर आया आपको पढ़ाने के लिए, कोई नया टीचर आया तो पहले दिन जो है ना आप बहुत ध्यान से सुनते हो, कान लगा के सुनते हो, समझने का प्रयास करते हो, कुछ समझ में, चाहे वो टीचर कितना ही अच्छा हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब्र से बैठे रहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, तो जाके धीरे 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 क्या हो जाता है, हमारा हैबिट हो जाता है, हम लोग उनके अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, तब फिर बातें समझ में आनी शुरू हो जाती, हाँ या ना? जब आप सीएमए का एग्जाम देने के लिए आए थे तो क्या शुरू से आपको बहुत मजा आया इसको पढ़ने में? फिर धीरे 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 अब क्या हो गया, अरे अब तो ये अपना अपना सब्जेक्ट है, हम लोग कहने लगे कि अब तो अपना सब्जेक्ट है। यस और नो? बातें समझ में आ पाई? 5वें पॉइंट पर आए? वेरी गुड। यहां लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। एक नया वर्ड आ गया, जीएसटीएन। क्या है जीएसटीएन, किसको पता है? नंबर नहीं है, जीएसटीएन जो है ना वो एक कंपनी है, जीएसटीएन जो है वो एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विस के सभी कामों को करने के लिए। ये आईटी सेक्टर का कंपनी है जो, अब जैसे देखिए मान लेते हैं टैक्सेशन लाते हैं हम लोग, किसमें? नेशन में लाए हम लोग, ले आए जीएसटी एक्ट। अब जीएसटी को कंट्रोल कौन करेगा? तो उसके लिए पूरा का पूरा ढांचा चाहिए ना, कैसे कैसे कौन सा सिस्टम होगा, कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरर को या फिर सप्लायर को क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसके लिए कंपनी का गठन किया गया कि भाई एक काम कीजिए, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि कोई भी काम के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जीएसटी लाने का, जीएसटी के स्ट्रक्चर को लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया? कैलकाटा टास्क फोर्स। 2004 में, बुक में लिखा हुआ है 2003, लेकिन एक्चुअली आएगा 2004, आप नेट पे भी सर्च कर लीजिए 2004 में। हाँ 2004, ठीक है। वो कब आया? 2004 में। 2000 आप अपने मॉड्यूल में देखिएगा तो 2003 लिखा हुआ है, लेकिन 2004 है। नहीं 4 लिखिएगा, 4 है तो 4 लिखिएगा ना, 3 क्यों लिखिएगा? आप जाके सर्च करना कैलकाटा। हाँ तो जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो कीजिए, बात वो हो गई है कि नहीं? लेकिन है 2004 में, ठीक है। आप चलो ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दिया स्ट्रक्चर डिफाइन करने को। और बताइए जीएसटी का कौन सा स्ट्रक्चर उसने अमेंडमेंट किया, मतलब हम लोगों को एडवाइस कौन सा स्ट्रक्चर के बारे में किया जा रहा था? उसने कौन सा रिकमेंड किया था? कैलकाटा किसने? नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन क्या नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ पाया क्या? कौन सा आया? डुअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हो पाया? इसी तरीके से जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया एंड दैट इज जीएसटीएन। क्लियर है? जीएसटीएन का गठन किया गया। कब किया गया? कब किया गया? 2013 में। ये 2013 मोदी सरकार के आने से पहले ये काम सौंप दिया गया था जीएसटीएन को कि भाई आप पूरा का पूरा ढांचा बनाइए, कैसे कलेक्ट कीजिएगा, कैसे उसको टैक्स क्रेडिट जो है ना वो कैसे एडजस्ट हो जाएगा, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। जब इंटर स्टेट की बात की जाए तो कैसे आईजीएसटी सीधा पे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए। और किसे ये काम दिया गया? जीएसटीएन एक कंपनी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर
दोनों के स्टेक है, स्टेक का मतलब शेयर्स, दोनों के शेयर्स हैं, समझ में आ पा रहा है? दोनों के शेयर्स हैं, स्टेट मतलब ये गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसका भी शेयर है, कुछ प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर्स हैं, और एक कंपनी बनकर तैयार हो गई जीएसटीएन। तो यहाँ पर लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन हैज बीन सेट ऑफ प्रोवाइड अ शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा कि जीएसटीएन ने क्या दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जीएसटीएन ने क्या दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, अरे कंप्यूटराइज, मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है। वो कौन करता है? जीएसटीएन एक कंपनी है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार की है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीज है, जो साइट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज है, वो सबके सब किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? जीएसटीएन के द्वारा। क्लियर हो पा रहा है? जिसने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है एंड सर्विस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने क्या कहा? टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट, या आप ऐसा नहीं, हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, और ये चीज तैयार किया गया स्ट्रक्चर किसके द्वारा? जीएसटीएन के द्वारा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्विस देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर from implementation of GST. The function of GSTN includes, अब देखो क्या है GSTN का क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है? फंक्शन का मतलब क्या क्या काम है GSTN का? GSTN का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना, वो डिसाइड किया गया होगा कि नहीं डिसाइड किया गया होगा? क्या क्या काम है, वो क्या क्या करती है GSTN क्या क्या करती है? पहला पॉइंट, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को जीएसटी के बारे में मोटा मोटी कुछ कुछ पता है? आप बताओ, बुक से बाहर निकल के बताइए जीएसटी के बारे में। आप बिजनेस, अच्छा बुक से बाहर निकलिए, थोड़ा सा बताइए कि आप अगर जीएसटी, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू मस्ट हैव टू पे जीएसटी। और उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। इतना समझ में आता है कि हाँ जीएसटी नंबर होता है, जो जीएसटी नंबर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन करने का काम, ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? समझ में आ? जीएसटीएन करता है। ये जीएसटीएन एक कंपनी है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? जीएसटीएन, वहीं से आपका जीएसटी नंबर जनरेट होगा। अब ये 15 होता है, 16 होता है, 10 होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? समझ में आ पाया? हाँ, गुड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। अभी देखो दूसरा, यहां पर समझो मैंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, मैं मैन्युफैक्चरर था, आई मस्ट हैव टू पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी दूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दूंगा अगर मैं इंट्रा स्टेट बिजनेस कर रहा हूं तो, और इंटर स्टेट कर रहा हूं तो किसे दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? तो ये जो टैक्स पे करने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया, कौन प्रोवाइड किया? जीएसटीएन। समझ में आया? सेकंड पॉइंट भी, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। थर्ड पॉइंट समझिएगा, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी का मतलब समझा सकते हो? कंप्यूटेशन मतलब तो कैलकुलेशन, एंड सेटलमेंट
सेटलमेंट कहने का मतलब अगर आपका जीएसटी है तो मैं आपको दे दूं, अगर आपका जीएसटी है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ये सेटल कर दूं। और अब देखो समझिएगा, आप बताओ क्या क्या जीएसटी के थे पार्ट, कौन कौन से पार्ट कलेक्ट किए जाते हैं? सीजीएसटी, इसके अलावा एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी। सीजीएसटी तो लिख दिए यहां पर, वेरी गुड। जीएसटी, समझ में आ पा रहा है एवरीवन? कौन कौन से जीएसटी के कौन कौन से पार्ट कलेक्ट किए जाते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर हो पा रहा है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा सर, अब क्या ध्यान से समझना है। सीजीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? कंजम्पशन वाले। वेरी गुड, कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? हाँ, फंस गए। एक मिनट, यूनियन टेरिटरीज कौन होते हैं? 5 मैंने बताया था। एक मिनट, आप बताओ, एक मिनट, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात का। यूटी कितने तरह के, यूनियन टेरिटरीज कितने तरह के? कितने तरह के? कौन कौन से? जिसके पास अपना लेजिस्लेशन हो और दूसरा जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर न हो। यूटी किसे ट्रीट किया जाता है? यूनियन टेरिटरीज के रूप में ट्रीट किसे किया जाता है? जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर है या जिसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है, यानी जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, यानी उसके पास गवर्नमेंट नहीं। कौन रूल करता है उस पर? वैसे स्टेट पर जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, एवरीवन, उस पर रूल कौन करता है? कौन? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो पा रहा है? उस पर काम कौन करता है? उस पर रूल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? और बाद में ये जीएसटी किसको दे दिया जाएगा? पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज। समझ में आ पाया? यानी कि जिसके पास गवर्नमेंट अपना है ही नहीं, वो कहां से जीएसटी कलेक्ट करेगा? ये बताओ, वो कर पाएगा क्या? जिसके पास गवर्नमेंट है ही नहीं, कौन कलेक्ट करेगा? मैं चला जाऊं कलेक्ट करने के लिए? नहीं। वो देगा मुझे? नहीं देगा। देगा भी? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आते हैं। यूटीजीएसटी है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेता है। देखिए, समझते आप भी हैं, समझता मैं भी हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट किसे दे दिया? यूनियन टेरिटरीज को। बोला गया कि अच्छा, आपके पास अपना गवर्नमेंट नहीं है ना, मैं कलेक्ट कर लेता हूं और मैं कलेक्ट करके आपको जितनी जरूरत होगी धनराशि की, जितने टैक्स की, उतना हम आपको दे देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ पाया? आते हैं आईजीएसटी का। आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, ये नाइंसाफी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे जगह टैक्स कलेक्ट करती है और यहां देखिए स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। क्या हो गया? लाफिंग गैस छूट गया जी यहाँ।
नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब यहां कलेक्ट कर रही है टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके किसको देती है? कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट को। सर ये बात नहीं समझ में आई, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, मुझे पता है। यहां भी स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके किसे दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? व्हाट डू यू मीन? मैं बताता हूं, बताते हैं, आगे ध्यान देंगे। अभी यहां देखो, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये कौन कलेक्ट कर रहा है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी कंपनसेशन सेस? सीन गुड्स और लग्जरियस गुड्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों कलेक्ट किया जाता है? नाम से क्लियर है, कंपनसेशन सेस। अगर आप लोग स्टेट हैं और नॉर्मल जो पहले होता था आपका प्रॉफिट टैक्स से कलेक्शन जो पहले होता था, उसके कंपैरिजन में अगर टैक्स कलेक्शन जीएसटी आने के बाद कम हो गया, तो वो जो गैप है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। हाँ या ना? कहां से प्रोवाइड करेंगे? पैसा आएगा कहां से? जीएसटी कंपनसेशन सेस से। और अगर कम हुआ तो आपको दे देंगे, और कम नहीं हुआ, बराबर हो गया, तो वो फायदा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहां तक क्लियर हुआ? अब बोलिए सर एक कंफ्यूजन रह गया, एक कंफ्यूजन रह गया। क्या रह गया? एसजीएसटी और आईजीएसटी में दोनों में आपने कहा अल्टीमेटली कंज्यूमर स्टेट जो होता है वही टैक्स कलेक्ट करता है। हाँ या ना? अभी देखो ध्यान से, एसजीएसटी की बात करें तो कौन से तरह का बिजनेस होगा? बहुत ध्यान से देखो। एसजीएसटी होगा तो कौन? जैसे मान लेते हैं कि बिहार, एसजीएसटी कब चार्ज होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट बिजनेस में एक ही स्टेट के अंदर जब बिजनेस हो रहा है, बिहार का मैन्युफैक्चरर है और बिहार ही क्या है? कंज्यूमर भी है। कंज्यूम भी बिहार ही कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी बिहार ही कर रहा है। मैं पटना में अगर इसका फैक्ट्री डालता हूं और भागलपुर मैंने ट्रांसफर किया गुड्स, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ या ना? इस कंडीशन में दो टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी किसे मिल जाएगा? बिहार गवर्नमेंट। इस कंडीशन में आप लोग स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, सही है। और ये सीजीएसटी किसे मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि दोनों का पार्ट दोनों के पास पहुंच गया। हाँ या ना? और स्टार्टिंग में मैंने कहा था आईजीएसटी को समझिएगा बहुत ध्यान से, ये पॉइंट समझ में आया? अब देखिए आईजीएसटी को समझिएगा। आईजीएसटी कब चार्ज किया जाता है? जब हम दो अलग अलग स्टेट के बीच बिजनेस करें। हाँ या ना? दो अलग अलग स्टेट के बीच बिजनेस करें तब क्या होगा? मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो बिहार है और ये गुड्स किसको ट्रांसफर कर रहा है? यूपी में। चलिए यूपी, देखो ध्यान से, यहां पर कौन सा बिजनेस हो गया? इंटरस्टेट बिजनेस। इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट है तो आप देखो बिहार यूपी को ट्रांसफर कर रहा है, इंटरस्टेट है, कौन सा? टैक्स।
कौन सा टैक्स? IGST। हाँ, और ये IGST किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अल्टीमेटली मिलेगा किसे? अल्टीमेटली मिलेगा किसे? कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स जाएगा किसके पास? यूपी के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि सर आपने बताया था बिहार अगर मैन्युफैक्चरर स्टेट है और यूपी कंज्यूमर स्टेट है, जो कंज्यूम करता है वही टैक्स कलेक्ट करता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पर यूपी जो है वो कंज्यूम कर रहा है ना गुड्स। कौन कंज्यूम कर रहा है? यूपी। तो यूपी यहाँ पर कंज्यूमिंग स्टेट हो गया। टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? यूपी। लेकिन क्या बिहार के लोग यूपी के लोगों को, यूपी के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाएंगे? नहीं सर। कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब यहां से हम यूपी जाके दें, नहीं दे सकते। तब क्या करेंगे? हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दे सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स पे कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स ले ली तो उसने कहा अच्छा ठीक है। बिहार के लोगों ने किसे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे दिया? यूपी के गवर्नमेंट। हाँ, वो दे दिया कि ठीक है ना, मैं हूं ना, आप दोनों में लड़ाई चल रही है, तो एक काम करते हैं, या आप दोनों में आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते यहां तक, या आप डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप एक काम करो, मुझे टैक्स का अमाउंट दे दो, मैं टैक्स का अमाउंट पे कर दूंगा इधर। क्लियर हो पाया? यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मीडिएटर वाला काम कर रही है। अब बताओ फ्री में करेगी? फ्री में तो नहीं करेंगे, कुछ पार्ट काटेंगे और मेजर अमाउंट ऑफ टैक्स किसको दे देंगे? उस कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? चार्ज काटेगी। हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट से काटेगी या जो आप बिहार हैं, बिहार के लोगों ने जितना दिया वो मैंने रख लिया, उसमें से कुछ पार्ट आपको कुछ दे देंगे, जितना बचेगा जो मेजर अमाउंट। अब देखिए क्या है, आप जनरली अगर आप बात कीजिएगा इंटर स्टेट की भी, इंट्रा स्टेट की भी, तो कुछ पार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता ही जाता था, हाँ या ना, और कुछ ही पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। जब बात होगी इंटर स्टेट की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना मिले? हो सकता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना मिले? ऐसे कैसे होगा? नहीं सर, कुछ पॉइंट से तो सर दोनों को इक्वल मिलता है। हाँ, 9% जीएसटी इसको भी और उसको। हाँ। लेकिन जब वो पूरा कलेक्ट करता है तो कुछ पार्ट देता है या 50%। कमीशन काटेंगे कि नहीं? 50% नहीं, मेजर पार्ट में कह रहा हूं। कुछ तो कमीशन या कुछ ना कुछ चार्ज तो काटा जाता होगा ना, सर्विस चार्ज के नाम पे। मैं अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपका काम आसान कर दे रहे हैं, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, आप लोग इससे बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हो, मैं हूं ना बीच में, मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया, आपको पे किया, फ्री में कर दें? ऐसे कैसे फ्री में कैसे कर देंगे? मैंने आपके काम को आसान किया है, कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, हाँ सर, आगे बढ़ें। वेरी गुड। ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी फिफ्थ पॉइंट में फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। किसका फंक्शन? किसका फंक्शन? जीएसटीएन का फंक्शन। जीएसटीएन का फंक्शन पॉइंट नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया, समझ लिए, समझने का प्रयास किए, बहुत हद तक समझ में आ पाया होगा। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ पाई होंगी, आई होप सो, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा कब? जब आप घर पर जाके मेहनत कीजिएगा, उसको जाकर बार बार पढ़िएगा, एक बार खुद से पढ़ोगे तब समझ में आ पाएगा। केवल मेरे पढ़ाने से कुछ समझ में, अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही को करना है, क्योंकि एग्जाम में अपीयर कौन होगा? मैं या आप? तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? आपको या हम लोगों को? टीचर्स को या स्टूडेंट को? मेहनत तो टीचर्स करेंगे ही करेंगे, टीचर्स के मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों का है कि नहीं? आगे बढ़ें? नो सर, व्हाई? अच्छा, कम से कम ये पॉइंट तो क्लियर कर दें, आधा अधूरा छोड़ देंगे तो कुछ समझ में फिर मजा नहीं आएगा। तो कम से कम ये पॉइंट पूरा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से अगर आप लोग कहिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं ना?
चलने दें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। मैचिंग कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। अभी देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू कर रहे हो, बैंक का जो डिटेल है और कौन पेमेंट कर, देखिए मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने जितना बेचा आप लोग उतना ही बेचोगे दूसरे को, हाँ या ना? जितना आप मुझसे खरीद के ले जा रहे हो उतना ही ना आप कंज्यूमर्स को या फिर नेक्स्ट जो भी चेन होगा उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं कर सकते, हम लोग के पास उतना होगा ही नहीं। मैंने अगर आपको 10 कमोडिटी 10 यूनिट ऑफ कमोडिटी दिया तो आप आगे के लोगों को 10 यूनिट ऑफ कमोडिटी ही पे कर पाइएगा, दे पाइएगा, प्रोवाइड कर पाइएगा, हाँ या ना? तो यहां पर कनेक्ट करने वाला मैचिंग कंसेप्ट क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है? जीएसटीएन बोलता है कि मैंने मैन्युफैक्चरर ने जितना होलसेलर को दिया, होलसेलर जो बेच रहा है रिटेलर को, वो वहां से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि जीएसटी आने के बाद जो है, या इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी आने से क्या हो गया, जो टैक्स इवेजन है वो कम हो गया, खत्म तो होता नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगा, हाँ कम जरूर हो जाएगा। यस और नो? 100% पूरा दुनिया एकदम सच हो जाए, सही हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आप लोग भी जानते होंगे टैक्स इवेजन अभी भी होता है। कैसे? तो भैया एक काम कीजिए ना, सामान आपसे मैंने ले लिया, बिल जो आप बनाइएगा उस पे आपको भी जीएसटी देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, नुकसान दोनों का है। एक काम कीजिए, हैंड रिटन बिल बना दीजिए ना, कौन देखता है? यस और नो? यस सर। आपको मैंने ये चीज कैसे एग्जांपल से समझाया था? जैसे बस वाला है, बस वाला एग्जांपल याद है? कंडक्टर वाला। हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अगर बस कंडक्टर हूं तो बस कंडक्टर होने के बाद कलेक्शन नहीं करूंगा और मैं पेमेंट करूंगा किसे? मालिक को। ठीक है, कितना पेमेंट करेंगे? जितना सीट पर लोगों को बैठाएंगे, जितने का टिकट में काटूंगा उतना ही पेमेंट करूंगा किसे? मालिक को, ओनर को। और जितना का हम खड़े खड़े चलो ना भैया, ठीक है ना, यहाँ से 10 रुपया दे दीजिए। अब सीट से ज्यादा जो हो गया वो किसके पॉकेट में? ड्राइवर के भी, हाँ वो शेयर है। अब शेयर नहीं कीजिएगा तब तो दिक्कत, पोल खुल जाएगा ना। समझ में आया? तो ये बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज जो है ना, हाँ जीएसटी के आने से क्या कह सकते हैं? टैक्स इवेजन क्या हो गया? कम हो गया। खत्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम हो गया। कंट्रोल करना आसान हो गया, इसलिए कम हो गया, क्योंकि वो वहीं से देख लेगा ना चेन, मैन्युफैक्चरर ने कितना बेचा, फिर होलसेलर ने कितना बेचा, कितने का वो दिखा रहा है, फिर होलसेलर के बाद रिटेलर को कितना मिल रहा है, रिटेलर ने कितना बेचा। ये बहुत आसान हो गया चेक करना। जहां गड़बड़ आया वहां पर गवर्नमेंट क्या कहेगी? दया, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ या ना? कुछ तो गड़बड़ है, दया पकड़ा जाएगा वहां पर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस चाहिए होंगे, हाँ या ना? कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना सेल्स हुआ, पहले कितना होता था कलेक्शन, अब कितना हो रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सारा इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? क्यों?
क्योंकि उसने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सभी जीएसटी के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का या फिर जीएसटी ट्रांसफर करने का। तो पहले का इंफॉर्मेशन, अभी का इंफॉर्मेशन, सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी चाहिए आपको इंफॉर्मेशन, वो सब कौन प्रोवाइड करेगा? जीएसटीएन। बोलेगा मैं हूं ना, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर प्रॉब्लम आया था और इस कारण भी जीएसटी लेट से आया था। जीएसटीएन जब आया ना, तो जीएसटीएन ने कहा कि सारा डेटा आप, मैन्युफैक्चरर को कहा सारा डेटा आप मुझे दो, आप जितना डेटा आप मुझे दीजिएगा मैं उतना प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो गया कि ऐसे कैसे दे दें, सारा चीज हमारा, सारा का सारा रहस्य किसमें छुपा हुआ है? डेटा में। और अगर मैं डेटा दे दूं और प्राइवेट सेक्टर वहां काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का स्टेक है वहां पर, तो फिर तो वो डेटा पास भी कर सकता है ना, किसी को बेच भी सकता है। इनसिक्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसने कहा ना 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 ना, हम अपना डेटा नहीं देंगे। क्यों दे भाई? कुछ गड़बड़ हो गया तो, कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया तो। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना स्टेक उसमें बढ़ाया और लोगों को एश्योरिटी दी कि नहीं नहीं घबराइए नहीं, आप लोगों का जो डेटा है वो सेफ है, वो कहीं और जाएगा नहीं। वो डेटा जो भी आप प्रोवाइड कीजिएगा वो बस एक पर्टिकुलर कंपनी तक रहेगा, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। हाँ, यहां पर कोई तीसरे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब अश्योर तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं कीजिएगा तो आप अपना पर्टिकुलर डेटा, आप मान लीजिए कोई बिजनेस चलाते हो, आप अपना डेटा दे दीजिएगा किसी को? नहीं दीजिएगा। डेटा दे दिए तो सारा खेल खत्म। यस और नो? यही प्रॉब्लम था। आगे बढ़े हम लोग। MIS का फुल फॉर्म हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? आगे बढ़े? टेल मी यस और नो? Yes, sir. इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ गया प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी के साथ बिजनेस करना होगा तो सामने वाला बिजनेसमैन कैसा आदमी है या कैसी कंपनी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है? मान लेते हैं कि आप किसी से, अच्छा आप किसी से दोस्ती भी करना चाहते हो तो आप उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हो, भाई सही है कि गलत है, फ्रॉड तो नहीं, हाँ या ना? नहीं। तो पहले हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब आप जीएसटी आ गया ना, जीएसटी एक्ट आ गया ना, सीजीएसटी एक्ट, तो यहां अच्छा दोस्ती करने के बाद पता चला। ऐसे तो लोग आप बोलते हैं, जिस दिन दोस्ती हो गई तुम पे आ जाते हैं, और दोस्ती जब 2-4 दिन हो गई तो तू तड़ाक हो जाता है, और उसके बाद तो मत पूछिए क्या से क्या हो जाता है। फिर वहां पर वही आता है ना, क्या से क्या हो गए। आगे बढ़े हम लोग। तो यहां पर बोला गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो है ना ग्रेडिंग किया जाएगा आपके टैक्स रिटर्न पर। आप टाइम पे रिटर्न देते हो कि नहीं देते हो? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अब जो बिजनेस है ना वो इंटर रिलेटेड मैचिंग कंसेप्ट, मैंने कहा था ना प्रोड्यूसर से सेलर सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया ना, टैक्स क्रेडिट मैंने बताया कि नहीं, आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे तभी हम टैक्स पे करेंगे। अब बताओ, अगर ऊपर वाला, यानी कि ऊपर कहने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स टाइम पे नहीं कर रहा है या फिर वहां से इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, तब तो फिर इनपुट जीएसटी जो है उसको भी एडजस्ट करने में परेशानी होगी कि नहीं होगी?
तो इसी पॉइंट पर आपके प्रोफाइल को बनाया जाएगा और ग्रेडिंग की जाएगी। किसे? टैक्स पेयर्स को। टैक्स पेयर कौन कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, कंज्यूमर्स हो सकता है। ये चारों। इससे ऊपर भी अगर आप जाइएगा तो प्रोड्यूसर भी बोल दीजिए, जो भी कहना है इसमें, जो भी मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बता दिया। तो सारे के सारे लोग यहाँ टैक्स पेयर हैं और अल्टीमेट टैक्स पेयर कौन है? कंज्यूमर। तो यहां पर सभी को ग्रेड दिया जाएगा और ग्रेड क्या होगा? A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C। स्कूल में जैसे ग्रेडिंग सिस्टम था, जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे उसको कौन सा ग्रेड मिलता था? A प्लस। और जो छोटे बच्चे होते थे वहां पर डबल प्लस या स्टार से हम लोग मेंशन करते थे, ताकि बच्चे स्टार को देखकर खुश हो जाते ना, बहुत ज्यादा। ये तो यहां भी वैसी ही ग्रेडिंग की जाएगी बिजनेसमैन की, और जीएसटी नंबर डालेंगे, सारा ग्रेड पता चल जाएगा। सर क्या ये प्रोविजन अभी आ गया? क्या इस प्रोविजन को अभी ला दिया गया? नहीं लाया गया, अभी तक नहीं लाया गया। समझ में आ रहा है? अभी तक उस प्रोविजन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि लोग अपना रिटर्न सही टाइम पे देते ही नहीं है। जीएसटी अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में आया नहीं है। किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अगर अभी से ग्रेड देने लग गए तो सबका कौन सा ग्रेड मिल जाएगा? C प्लस में C एकदम नीचे। तो ये भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा जब आप लोग, मतलब जब जीएसटी और आते जाएगा, धीरे धीरे और भी प्रोविजंस लाए जाएंगे, तो ये प्रोविजन भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, ये होना है, एक ना एक दिन ऐसा होगा। क्लियर है? हाँ, खैर अभी ये नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, आप देखिए, रनिंग द मैचिंग इंजन एंड मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट पॉइंट समझिएगा, इसके बाद अगर आप बोलिएगा तो क्लास कंटिन्यू करेंगे या आज यहीं रहने देंगे? अच्छा ठीक है, पहले आप समझिए इसको। यहाँ पर जीएसटीएन ने क्या किया, जैसे आप गूगल पे जाते हो और एक सर्च इंजन बना दिया। पहले सर्च करना या नेट चलाना बहुत मुश्किल था कि नहीं? उसे आसान किसने किया? गूगल ने। इसलिए गूगल आज इतनी बड़ी कंपनी, गूगल आज इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि उसने सर्च इंजन क्रिएट कर दिया। जो भी लिखिएगा वो आपके सामने सर्च करके प्रोवाइड कर देगी, हाँ या ना? इसी तरीके से जीएसटीएन ने क्या किया, एक सर्च इंजन बनाया और उसी इंजन के थ्रू क्या किया, सभी के सभी सिस्टम को, सभी के सभी काम को आसान कर दिया। क्लियर है? तो ये था जीएसटीएन का फंक्शन। आगे पढ़ना है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने से क्या क्या फायदे हुए। आज का क्लास यही रहने देते हैं, इसके बाद आगे की क्लास में जीएसटी का हम लोग का बेनिफिट्स पढ़ लेंगे और जल्दी ही इस मॉड्यूल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर? थैंक यू।